Okay, students. Today we start chapter 7. System of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. And the first topic of this chapter is particles. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. और जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है? पार्टिकल. क्या है बच्चों? पार्टिकल. तो आप देख लो बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट है बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं सभी ऑब्जेक्ट. आज पहला दिन आया लो. ओके, व्हाट इज पार्टिकल? देखो बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं. पार्टिकल. पार्टिकल क्या होते हैं? आप देख रहे हो बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. तो पार्टिकल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, हुज मास इज finite but size and internal structure can be neglected, but size and internal structure can be neglected. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. an object whose mass is finite, an object whose mass is finite but size and internal structure can be neglected is called particle. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्या होता है पार्टिकल? पार्टिकल होता है बेटा एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, इसका मास तो क्या फाइनाइट हो बेटा, बट साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड पार्टिकल. इतना ज्यादा स्मॉल होता है बेटा कि साइज को और इंटरनल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करते हैं. क्लियर हो गया? इसके बाद है सिस्टम. इसके बाद क्या टॉपिक बच्चों? सिस्टम. तो पार्टिकल की क्या डेफिनेशन हो गई बताएंगे एक बार सब बच्चे. एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड पार्टिकल. सिस्टम होगा बेटा एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which mutually interact to each other, which mutually interact to each other is called system, which mutually interact to each other is called system. क्लियर हो गया बेटा? दोबारा से बता रहा हूँ. a large number of एक collection of large number of particles, एक collection of large number of particles which mutually interact to each other, which mutually interact to each other is called system. क्लियर हो गया? क्या होता है? एक लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन होता है बेटा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं. एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्यूचुअली इंटरैक्ट टू ईच अदर, व्हिच म्यूचुअली इंटरैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम. क्लियर हो गया सभी को बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल फोर्सेस. क्या है बच्चों? इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे बच्चों? इंटरनल फोर्सेस होते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन ईच अदर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन ईच अदर ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. क्लियर है बच्चों? यस सर. द फोर्सेस जो ये चौक है बेटा इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल एक दूसरे से फोर्स से ही तो अट्रैक्ट हो रहे हैं. द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्सेस. और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम से भी पता लग रहा है जो एक्सटर्नल सोर्स से फोर्स अप्लाई होगा, एक्सटर्नल एजेंसी से फोर्स अप्लाई होगा. यानी कोई भी पर्सन, कोई भी एजेंसी जो बाहर से फोर्स अप्लाई करेगी इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस. एक एग्जांपल से समझो बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर जो बॉन्ड हो रहे हैं ये कौन से फोर्सेस से हो रहे हैं? इंटरनल फोर्सेस से. किससे हो रहे हैं बेटा? अगर हम इसमें बाहर से फोर्स लगा के इसको दबा दें तो ये कैसे फोर्सेस होंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस. मैं इसको धकेल रहा हूँ ये कौन से फोर्सेस होंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस. क्लियर हो गया बेटा? मैं चौक से इस पे लिख रहा हूँ कौन से फोर्सेस के रीजन से? एक्सटर्नल फोर्सेस. क्लियर हो गया? तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय the force exerted by external agency on a system, on a system is called external force, is called external
बेटा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों एक बार, ये सारी डेफिनेशंस क्या होती हैं? पार्टिकल की डेफिनेशन होगी एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट, साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेगेटिव, साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेगेटिव इज कॉल्ड पार्टिकल। सिस्टम क्या होगा? ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए कलेक्शन ऑफ which mutually interact to each other, which mutually interact to each other is called system। internal forces, internal forces क्या होते हैं? the forces exerted by the particle, the forces exerted by the particle on each other, on each other are called internal forces। और external forces होता है बच्चों the force exerted by external agency, the force exerted by on a system, on a system are called external forces, are called external forces। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे इस टॉपिक के बाद में। सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, everybody has a point, everybody has a point where total mass of body acts, where total mass of body acts, it is called center of mass। 11 everybody has a point, everybody has a point where total mass of body act, where total mass of body act is called center of mass। बच्चों जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है। टोटल मास क्या होता है? एक्ट करता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर इसको भी हमें बैलेंस करना हो तो एक पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे इसका टोटल मास एक्ट होगा वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों समझो दोबारा से बेटा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? everybody has a point, everybody has a point where total mass of body act, where total mass of body act is called center of mass। क्लियर हो गया बेटा? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? everybody has a point, everybody has a point where total weight of body act, where total weight of body act is called center of gravity। सेंटर ऑफ मास में तो टोटल मास एक्ट करता है एक पॉइंट पे, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में टोटल वेट एक्ट करता है एक पॉइंट पे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? इसके बाद है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। देखो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है किसका? जिसमें ओनली टू पार्टिकल्स है। लेट ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स, लेट ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स। सिस्टम का मींस कोई बॉडी हो सकती है, ठीक है बेटा? लेट ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2। लेट ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2, their position vector, their position vectors from origin, their position vector from origin are r1 vector and r2 vector। दोबारा समझो। Let a system having two particles of masses m1 and m2, their position vectors from origin are r1 vector and r2 vector, then center of mass of system या position vector of center of mass, position vector क्या बच्चों? position vector of center of mass, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा वो RCM होगा। क्या होगा बच्चों? RCM। C मींस सेंटर, M मींस मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये इक्वल होता है, फॉर्मूला ध्यान से समझना, मास इनटू पोजीशन वेक्टर, मास इनटू पोजीशन वेक्टर, मास इनटू पोजीशन वेक्टर। यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मास और पोजीशन वेक्टर के सम होगा और अपॉन में टोटल मास होगा,
में आई बात? RHM किसके इक्वल हो गया? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और हमने M1 प्लस M2। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास of a system of n particles center of mass of a system of n particles कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? let a system having n particles of masses m1 m2 m3 m4 dash dash कहाँ तक लिखेंगे? let a system having n particles of masses m1 m2 m3 m4 और dash dash कहाँ तक? कहाँ तक लिखेंगे बेटा? their position vector from origin r1 vector r2 vector r3 vector और कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? rn vector। their position vector from origin r1 vector r2 vector r3 vector और rn vector तक लिख लिया बेटा? समझ में आ गई बात? अब आगे समझो बच्चों, लिखवाऊंगा बाद में, अभी समझो। देन बेटा ये m1 मास है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, m2 मास का r2 वेक्टर, m3 मास का पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर, ये r4 वेक्टर। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आई बात बेटा? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, RCM वेक्टर इक्वल M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर और कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? MN RN वेक्टर और अपॉन में क्या होगा? टोटल मास। टोटल मास कितना होगा बच्चों? M1 प्लस M2 प्लस M3 और कहाँ तक? प्लस MN। बोलो बेटा क्लियर है क्या? समझ आई बात? If total mass of system is n, जो टोटल मास है सिस्टम का है n पार्टिकल्स का, जो टोटल मास है वो क्या है? m। तो बेटा इस टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn की जगह क्या पुट कर सकते हैं? m। तो यहाँ से RCM वेक्टर और इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/n। इसकी जगह तो टोटल m आ गया ना बेटा? और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर प्लस इस तरह से आगे तक और mn Rn वेक्टर। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? अगर बच्चों में इसमें ऐसा करें, हम इसका t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें। t के रेस्पेक्ट में क्या करें बेटा? डिफरेंशिएशन। देन by differentiation of both sides with respect to t। अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा बेटा, तो r का डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं। अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए dy/dx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? dy/dx। क्लियर है? तो बच्चों जब हम r का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? drcm और अपॉन dt इक्वल 1/m। तो ऐसे रखा बेटा, ब्रैकेट में देखो m1 को ऐसे रखा और r1 का डिफरेंशिएशन, भाई r का तो डिफरेंशिएशन किया बेटा हमने, तो r का कितना हो गया? drcm अपॉन dt। यहाँ पे r1 का कितना हो जाएगा? dr1 अपॉन प्लस m2 ऐसे रखा, कितना होगा? dr2 अपॉन dt प्लस क्या तक होगा? mn ऐसे रखेंगे एंड drn अपॉन
पोजीशन क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर जो होता है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होगा वो? डिस्प्लेसमेंट। भाई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, पोजीशन इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी। तो बेटा ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास ऑफ क्लियर है बेटा? डी आर सी अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा? 1 अपॉन m इंटू m1, और ये कितना हो जाएगा? v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर प्लस कहाँ तक m3 v3 वेक्टर, और प्लस में डैश डैश कहाँ तक होगा बेटा? mn इंटू vn वेक्टर। क्लियर है बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बेटा? t के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? dbcm, dbcm और अपॉन में dt, और इक्वल कितना होगा? 1 अपॉन m ऐसे रखा बच्चों, m1 और इनटू dv1 अपॉन dt प्लस m2 इंटू dv2 अपॉन dt, और प्लस कहाँ तक होगा? mn dvn और अपॉन dt। बोलो बेटा क्लियर है क्या सभी को? समझ में आई बात? अब v क्या है? वेलोसिटी और अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एक्सीलरेशन का, यानी सेंटर ऑफ मास का एक तरह से एक्सीलरेशन आ गया इसका acm। कितना हो गया? इक्वल 1 अपॉन m और इनटू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? mn an वेक्टर। क्लियर बेटा? समझ में आई बात? ये m डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से m a इक्वल कितना होगा? m1 a1, और मास इनटू एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो? फोर्स के। तो ये f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, और कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स? fn वेक्टर। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आई बात? तो बेटा एक साइड में तो आ गई m इंटू acm। क्या आ गया बच्चों? m इंटू acm, और इक्वल किसके आ गया? इक्वल आ गया f एक्सटर्नल। f ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स आ गया बेटा। तो F एक्सटर्नल इक्वल हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड आगे कुछ न्यूमेरिकल हो गई टॉपिक में और कराता हूं। इससे नेक्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टॉपिक क्या है बच्चों? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कार्टेशियन coordinates of center of mass, Cartesian coordinate of center of mass। बच्चों ध्यान से देखो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 3 होते हैं, x, y एंड z। एक तो x एक्सिस होती है बेटा, दूसरा y एक्सिस और तीसरा z एक्सिस। ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये x एक्सिस जो y एक्सिस होती है वो ऐसे होती है परपेंडिकुलर 3D में, ठीक है? जैसे इस दीवार की ये वाली साइड कितनी हो गई? ये तो x एक्सिस हो गई, y एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर, और ये हो गई z एक्सिस, तीनों कॉर्नर से। ठीक है बेटा? तो जो ये y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होती है, बट हम y एक्सिस को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? और ये z एक्सिस लिख दिया। ये क्या रखा? z एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? तो जब कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं तो कोऑर्डिनेट होते हैं x y z। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? x y z। क्लियर? तो इनके हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करने हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा एक्सियल, क्या होगा? y का होगा ycl एंड z का होगा zcl। क्लियर हो गया बेटा? ये फाइंड करने हैं। क्लियर है बच्चों? तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे? अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। बहुत ही ध्यान क्लियर से, जब मतलब क्लियर होना चाहिए बेटा ये टॉपिक, ठीक है? देखो ध्यान से। देन XCM यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कौन सा है ये एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में कितना होगा, एक्सएम इक्वल होगा बेटा m1 x1 प्लस m2 प्लस क्या होगा mn xn, और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ तक बेटा mn। क्लियर है? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। बिल्कुल सिमिलरली क्या किया YCM, ठीक है, और YCM इक्वल किसके होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3, और कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स m1 yn, और अब उनमें क्या होगा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स mn। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे हमने क्या ZCM, और ZCM किसके इक्वल होगा m1 z1 प्लस m2 z2, और प्लस में कहाँ तक mn और अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। क्लियर है बेटा? बच्चों ध्यान से समझना, जब हम x एक्सिस पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू भी 0 होती है और z की वैल्यू भी 0। जब हम y एक्सिस पे चलते हैं तो x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, और जब हम z एक्सिस पे कोई वैल्यू लेंगे तो उस पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। क्लियर है बेटा? समझ में आएगा? तो बच्चों आगे समझो, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे सोल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट, two bodies of mass 1 kg and 2 kg, two bodies of mass 1 kg and 2 kg placed at points 2, -3, 1 and 2, 1 and 2. Find the coordinate of center of mass. Find the coordinate of center of mass. Find the coordinate of center of mass. समझ में आई बात? हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बेटा, बोर्ड पे देखना सभी स्टूडेंट्स। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? दो दिए ना, तो पहला x दूसरा y, तो हमें फाइंड करने हैं एक्सियम एंड ycm। बच्चों ध्यान से समझना, एक्सियम कितना होगा, एक्सियम इक्वल होगा m1 x1 प्लस m2 x2। ओनली 2 वैल्यू है ना? यस सर। 2 है तो 2 रखेंगे, 3 होती तो 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ये वैल्यू x y होती है, पहले x आता है बाद में y, तो ये x1 ये क्लियर बेटा? यस सर। समझ में आ रही बात बेटा? यस x2 y क्लियर है? तो बेटा m1 की वैल्यू कितनी है सर 1, x1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, और अपॉन में टोटल मास 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 1 जा 2 प्लस 4 हो गया 4/3। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिमिलरली y से फाइंड करेंगे, तो y से भी तो क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2, और अपॉन में m1 प्लस l2। m1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू 2, और अपॉन में 1 प्लस 2, तो 3 1 जा 3, -3 2 जा 4, 4 से 3 का डिफरेंस -1/3 प्लस 1, -3 +4, पॉजिटिव 1/3। देन कोऑर्डिनेट्स एक्सियम ycm कितने होंगे बेटा? एक्सियम की वैल्यू 4/3 एंड इसकी वैल्यू 1/3। क्लियर बेटा सभी को? समझ क्लियर हो गया?